नमस्कार दोस्तों। जनरल साइंस की इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। इस क्लास में हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 3 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ग्रामों में भार ज्ञात करो। एक क्लियरिटी मैं आपको दे दूं, आपके पूरे सिलेबस से 10 ऐसे टॉप क्वेश्चंस निकाले गए हैं जहां से एग्जाम में जो आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन आपको मिल पाए, ऐसा प्रयास है, ऐसी हमारी मेहनत है। और ये 10 क्वेश्चन पूरी तरीके से आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। 3 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ग्रामों में भार ज्ञात करो। कैलकुलेट वेट इन ग्राम ऑफ 3 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का O, एल्यूमिनियम की संयोजकता +3, ऑक्सीजन की -2, एल्यूमिनियम को 2 बार, ऑक्सीजन को 3 बार लिखेंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड आ जाएगा। एक एल्यूमिनियम का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 27 है, तो 2 का इसको 2 से गुणा कर लेंगे 54, और एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 3 का कितना हो गया 48, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 102। कहने का मतलब ये हुआ कि जो अणुभार होता है, देखिए अणुभार क्लियर है, जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो फॉर्मूला और उससे 102 आ गया है। अब मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला, मोलों की संख्या ग्रामों में भार बटे अणुभार। अब आपको ग्रामों में भार निकालना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, मोलों की संख्या से अणुभार को गुणा करना पड़ेगा। मोलों की संख्या कितनी है 3, अणुभार कितना है 102, तो कितना आ गया 306 ग्राम। देख लीजिए आंसर। क्वेश्चन देख लीजिए। एक चीज आप अच्छे से जानते हैं, कैसा भी पदार्थ हो, कैसा भी यौगिक हो, उसका जो अणुभार है वो उसके 1 मोल का ग्रामों में भार है। क्लियर है? कहने का मतलब अगर अणुभार और ग्रामों में भार बराबर आ गया तो मोलों की संख्या कितनी आ गई 1। यहां भी 1, यहां भी, ये दोनों सेम आ गए अंश और हर, तो फिर आंसर 1 ही आ जाएगा। ऐसे स्टेटमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं कि यदि ग्रामों में भार और अणुभार बराबर है तो फिर मोलों की संख्या कितनी होगी। तो जब ये दोनों बराबर है तो कट के आंसर 1 आ जाएगा। ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया है क्लियरिटी के साथ आपको समझ में आना चाहिए। प्रत्येक क्वेश्चन के साथ द एचजी कॉन्सेप्ट, कुछ कॉन्सेप्ट है। पहला है किसी भी पदार्थ के 1 मोल में, कैसा भी पदार्थ हो उसके 1 मोल का जो ग्रामों में भार होगा वो किसके बराबर होगा, अणुभार के बराबर। ये स्टेटमेंट ध्यान से याद रखने। कैसा भी पदार्थ हो, यौगिक हो, उसका ग्रामों में भार, अगर उसका 1 मोल है तो ग्रामों में भार अणुभार के बराबर होगा। कणों की संख्या जो है, अगर 1 मोल है तो कणों की संख्या 1.6 गुणा 10 की पावर 23 होगा। 1 मिनट, इसको 1.6 नहीं, 6.623 इंटू 10⁻23। इसे आवागाद्रो संख्या भी कहा जाता है। कोई भी पदार्थ हो उसके 1 मोल में कणों की संख्या आवागाद्रो संख्या है, और कोई भी पदार्थ हो उसके 1 मोल का जो आयतन है वो 22.4 लीटर होता है।
तो ये पहला क्वेश्चन एक क्लियरिटी के साथ मैंने आपको बताया है, बहुत अच्छे से देख लीजिए। चलिए आगे अगर हम बात करें तो दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, थर्मिट अभिक्रिया में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन होता है। ये थर्मिट अभिक्रिया दे रखी है, बहुत ध्यान से देखिए। थर्मिट अभिक्रिया में क्या होता है, आयरन ऑक्साइड एल्यूमिनियम से क्रिया करेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड आयरन और बहुत ज्यादा ऊष्मा बाहर निकलेगी, और ये ऊष्मा इतनी बाहर निकलेगी कि ये जो लोहा निकल रहा है ये पिघला हुआ होगा, द्रव अवस्था में होगा। तो पहले तो इस क्वेश्चन में आपको थर्मिट अभिक्रिया याद रखना है। थर्मिट अभिक्रिया ये रही। इस अभिक्रिया का यूज पटरियों को जोड़ने में किया जाता है, क्योंकि लोहे की पटरियां बीच में मान लो कोई दरार आ गई है तो जो लोहा है वो तरल अवस्था में चाहिए, तो इस अभिक्रिया में लोहा तरल अवस्था में मिलता है। क्यों? क्योंकि जो ऊष्मा है वो बहुत ज्यादा निकलती है, और किसी अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकले तो उसे एक्सोथर्मिक या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो थर्मिट अभिक्रिया, अभिक्रिया याद रखनी है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किसका ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण हो रहा है, तो इसका मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है। क्या? देखो इसको देखो, आयरन ऑक्साइड आयरन में बदल गया, इसका मतलब ऑक्सीजन बाहर निकल गई, और ऑक्सीजन का बाहर निकलना अपचयन है, रिडक्शन है। देखिए दूसरा है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में बदल गया, इसका मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना, और ऑक्सीजन का जुड़ना जो है वो ऑक्सीकरण है। ध्यान से देखिए आप, रिएक्शन है, साफ साफ दिख रहा है, और जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा रिएक्शन दी हुई होगी आपको। तो ऑक्सीकरण किसका होगा? कई बार हम कंफ्यूज इतने हो जाते हैं कि इधर का लिख देते हैं। आपको ये पता है कि इस अभिक्रिया में इधर रिएक्टेंट है, अभिकारक है, और इधर उत्पाद है। जो भी होगा वो रिएक्टेंट या अभिकारकों का ही होगा, उत्पादों का कुछ नहीं होगा, प्रोडक्ट्स का कुछ नहीं होगा। तो ऑप्शन में इन दोनों में से एक ही टिक करना है, तो फिर ये वाला और ये वाला तो हो ही नहीं सकता। अब इन दोनों में से देखिए, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। अगर इसी क्वेश्चन में अपचयन पूछता तो Fe2O3, इसे आयरन ऑक्साइड कहते हैं, इसे हेमेटाइट भी कहते हैं। Fe2O3 हेमेटाइट है, आयरन का ऑक्साइड है। क्लियर है? तो बताइए अपचयन किसका हो रहा है? आयरन ऑक्साइड का। ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? एल्यूमिनियम का। और किसी रिएक्शन में अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों हो, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो, तो उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और इस रिएक्शन की एक और खास बात है, एल्यूमिनियम जो है वो आयरन से ज्यादा क्रियाशील है, इसलिए आयरन को हटाकर खुद वहां पर आ जाता है, और ऐसी रिएक्शन को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया। अगर कोई अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे तत्व को उसके विलयन से, उसके यौगिक से हटा दे और खुद वहां आ जाए, तो एल्यूमिनियम ज्यादा क्रियाशील है आयरन से, इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है बात? देखिए थर्मिट अभिक्रिया, ऊष्मा निकल रही है, ऊष्माक्षेपी। ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? एल्यूमिनियम का। अपचयन किसका हो रहा है? आयरन ऑक्साइड का। ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहे हैं, इसलिए रेडॉक्स रिएक्शन, और इस क्वेश्चन का जवाब है एल्यूमिनियम। और दैट्स द कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन से रिलेटेड। यह अभिक्रिया एक्सोथर्मिक है, ऊष्माक्षेपी है, और इसमें तो ऊष्मा इतनी बाहर निकलती है कि जो लोहा है वो भी पिघला हुआ होता है। ये विस्थापन अभिक्रिया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एल्यूमिनियम आयरन को डिस्प्लेस कर देता है। ये रेडॉक्स रिएक्शन है क्योंकि चयन और ऑक्सीकरण दोनों हो रहे हैं। इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? एल्यूमिनियम का। ये हमने अब देखा है। तो एक टर्म और है ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाम से पता लग रहा है जो ऑक्सीडेशन करे,
देखिए, इसको याद करने का बढ़िया तरीका तो यह है कि एल्यूमिनियम का ऑक्सीकरण हो रहा है, और इसका ऑक्सीकरण कर कौन रहा है? आयरन ऑक्साइड। तो ऑक्सीकरण करने वाला वो ऑक्सीकारक है, तो जिसका अपचयन हो रहा है वो ऑक्सीकारक है, और जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो अपचायक या रिड्यूसिंग एजेंट है। ये थोड़ा आपको समझने वाली बात है। एग्जाम में ऑक्सीडेशन पूछे तो एल्यूमिनियम, और इस एल्यूमिनियम का ऑक्सीकरण कर कौन रहा है? आयरन ऑक्साइड। तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान से देखिए इसको। तो ये क्लियरिटी आपको रहनी चाहिए। आप पहले रिएक्शन लिखें, फिर उसमें ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखें, फिर उसका जस्ट अपोजिट एजेंट के लिए आएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो जो दूसरों का ऑक्सीकरण करे। जब दूसरों का ऑक्सीकरण करेगा तो खुद का रिडक्शन हो जाएगा। तो जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट या अपचायक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं इस बात को आप क्लियरिटी से समझेंगे। स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा है, और एक ही रिएक्शन से हमने बहुत सारी चीजें देख ली है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, सही सुमेलित, देखो OH एल्कोहल होता है, CHO एल्डिहाइड होता है, C डबल बॉन्ड O OH, इसको COOH भी लिख सकते हैं, ये कार्बोक्सिलिक समूह है। याद रखें ये जो लिखा हुआ है ये कीटोन है, ईथर नहीं है। ईथर में तो एक ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन होंगे, ये ईथर होता है। तो आंसर 3 हो गया। अब इस क्वेश्चन में आपको OH एल्कोहल होता है, CHO एल्डिहाइड होता है, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और दोनों तरफ कार्बन हो तो इसको कहा जाएगा कीटोन, और एक ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन हो तो इसे कहा जाएगा ईथर। देखिए कॉन्सेप्ट देखिए, एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला, इसे एथेनॉल भी कहते हैं, इसे C2H5OH भी लिखा जा सकता है। एसिटिक अम्ल CH3COOH, इस एसिटिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, एथेनोइक अम्ल। प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, मीथेन गैस है CH4, और इस मीथेन गैस को सिलेंडर में भर दें तो CNG। और इस एसिटिक अम्ल का 1 से 4% विलियन, एसिटिक एसिड का 1 से 4% विलियन क्या कहलाता है? विनेगर या सिरका कहलाता है। और ग्रेफाइट के बारे में आपको याद रखना है, ये कंडक्टर है, सुचालक है, कोमल होता है, पेंसिल बनाने में काम में आता है, और विद्युत का सुचालक है इसलिए इलेक्ट्रोड बनाने के काम में भी आता है। और ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है। क्लियर है? हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन। तो ग्रेफाइट के बारे में जानकारी, ग्रेफाइट सुचालक है, कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। देखिए आराम से देखिए इसे। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है न्यूटन की गति। जब एग्जाम नजदीक हो तो आपको क्वेश्चंस और उनकी क्लियरिटी से मतलब है, और कम समय में, क्योंकि आपको और भी बहुत सारी चीजें चाहिए, इसलिए बेवजह की किसी भी प्रकार की बातें हम यहां पर नहीं कर केवल 10 क्वेश्चन और उनका द बेस्ट तरीके से सॉल्यूशन। न्यूटन की गति के तृतीय नियम का कथन है कि क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर और विपरीत होती है। बिल्कुल सही है। कब? यह स्टेटमेंट, सारे स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे लेकिन इसको आप याद रखेंगे। कई बार हम एक एक ऑप्शन को बेवजह समझने के चक्कर में इतना पढ़ लेते हैं कि फिर वो जो मेन ऑप्शन है वो भूल ही जाते हैं। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए। पहला जड़त्व का नियम, कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, गतिशील है तो गतिशील रहना चाहती है। दूसरा है कि संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर
चेंज इन या रेट ऑफ मोमेंटम इक्वल्स टू फोर्स, संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। और तीसरा नियम है एक्शन रिएक्शन या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, और ये कह रहा है कि क्रिया प्रतिक्रिया बराबर और विपरीत होती है। तो यह स्टेटमेंट आपको याद रखना चाहिए कब, जब दो भिन्न पिंड, दो अलग अलग पिंड हो और परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हैं, उन पर क्रिया प्रतिक्रिया बराबर और विपरीत लगती है। केवल ये स्टेटमेंट, बाकी को पढ़िए और ऐसा नहीं होता है, ये याद रखिए। क्लियर है? अगर जनरल साइंस से इस तरीके का क्वेश्चन आया, मैं कह रहा हूं एग्जैक्ट लैंग्वेज यही रही। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि दो भिन्न भिन्न पिंडों को परस्पर अन्योन्य क्रिया करने पर क्रिया प्रतिक्रिया होगी और दोनों बराबर और विपरीत होगी। एक्शन ऑन टू डिफरेंट बॉडी दैट इंटरैक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया या इंटरैक्ट कर रही हो तो भिन्न पिंडों पर तभी लगे, टकराने की कोई जरूरत नहीं है, कॉलिजन की कोई जरूरत नहीं है। प्रत्येक पिंड में हमेशा समान परिमाण का त्वरण, ऐसा भी जरूरी नहीं है, और समान पिंड पर उसी पिंड पर लगेगी, ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो ये न्यूटन का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। देखिए, स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पोटेंशियल एनर्जी, एक 2 किलो की वस्तु है, पहले 2 मीटर, फिर इधर 2 मीटर, फिर इधर 2 मीटर, फिर इधर 2 मीटर, और फिर यहां पहुंच गए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से यहां तक ये कितनी ऊंचाई पर गई, 2 और ये 2 और ये 2, 6 मीटर ऊंचाई। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला मैंने आपको अच्छे से बताया था, U बराबर mgh। m कितना है, 2 किलो, g कितना मान लें, 10, और ऊंचाई कितनी है, 6। तो आंसर कितना हो गया, 120 जूल। 120 जूल। ये क्वेश्चन इसलिए दिया है कि जब किसी वस्तु को ऊपर ले जा रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज कितना ले जा रहे हैं उससे स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी को कोई मतलब नहीं है। इनिशियल कंडीशन से वो कितनी ऊंचाई तक गई है वही याद रखना है। बीच बीच में ये देखिए, यहां 2 मीटर गया, फिर ऊपर गया, फिर यहां आया, इससे कोई मतलब नहीं है। यहां से प्रारंभिक या इनिशियल कंडीशन से फाइनल कंडीशन के बीच डिस्टेंस या हाइट कितनी है वही कैलकुलेट की जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। और द एचजी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कुछ और कॉन्सेप्ट, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, F डॉट एस। देख लीजिए, और कार्य का मात्रक है जूल, बल का मात्रक है न्यूटन, और विस्थापन का मात्रक है सेकंड। तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 सेकंड। स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला U बराबर mgh, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला ke बराबर हाफ mv स्क्वायर। m उसका मास है, द्रव्यमान है, और v जो है उसका वेग है, वेलोसिटी है वस्तु का। और स्प्रिंग द्वारा संचित स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है U बराबर हाफ माइनस के एक्स स्क्वायर या माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। देख लीजिए, ये आपको सीधे याद रखने। कार्य का मात्रक जूल, बल का मात्रक न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का मात्रक है यहां पर मीटर। इसको मैंने सेकंड बोल दिया क्या? इसको देख लीजिए, विस्थापन का मात्रक मीटर। तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। विस्थापन है, ये डिस्प्लेसमेंट है, इसको एस से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए मैंने एस लिख दिया और सेकंड बोल दिया हो तो आप उसे भूल जाएं। यहां पर 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर, डिस्प्लेसमेंट का मात्रक मीटर है। देख लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू कोलेनकाइमा की वजह से। कोलेनकाइमा। पादपों में एक होते हैं सरल ऊतक, एक होते हैं जटिल ऊतक। सरल ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरोनकाइमा।
इसमें कोलेनकाइमा जो है वो पादप को लचीलापन प्रदान करता है। और इससे जुड़े कॉन्सेप्ट में आप याद रखें, जटिल पादप ऊतक, कॉम्प्लेक्स प्लांट टिश्यू, दो टाइप के, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो है वो तने के केंद्रीय भाग में होता है, बीच में होता है। और ये जाइलम क्या करता है, जल को कहां से, जड़ों से किसके पास ले जाता है, पत्तियों के पास। और फ्लोएम जो है वो परिधि की तरफ होता है, और ये फ्लोएम क्या करता है, फूड को कहां से, पत्तियों से कहां ले जाता है, पादप के समस्त भागों तक। और इस भोजन के स्थानांतरण में, फूड के ट्रांसफर में एक तत्व की भी जरूरत होती है जिसे बोरोन कहते हैं, बोरोन। पादपों में भोजन स्थानांतरण के लिए किस तत्व की आवश्यकता है, बोरोन की। देख लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। पश्च मस्तिष्क का भाग नहीं है, ब्रेन के पार्ट हमने देखा। अग्र मस्तिष्क जिसमें 3 भाग, प्रमस्तिष्क, डायनसिफेलोन और घ्राण पिंड या ओल्फैक्टरी लोब। मध्य मस्तिष्क में 4 पिंड, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। पश्च मस्तिष्क के 3 भाग है, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और अनुमस्तिष्क। ये पूछ रहा है पश्च मस्तिष्क का भाग नहीं है, कौन हिंड ब्रेन का पार्ट नहीं है, तो याद रखे प्रमस्तिष्क जो है, सेरेब्रम जो है, ये फोर ब्रेन या अग्र मस्तिष्क का भाग है। मानव मस्तिष्क की सबसे बड़ी संरचना है, 2 गोलार्ध या हेमिस्फेयर में पाई जाती है, और इन दोनों को जोड़ने वाली संरचना का नाम है कार्पस कैलोजम। कार्पस कैलोजम। तो यही इसका आंसर हो गया। बाकी तीनों जो है वो पश्च मस्तिष्क का भाग है। पोन्स जो है वो श्वसन का नियंत्रण करेगी। मेडुला ऑब्लोंगेटा अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करेगा, अनवॉलेंट्री। और अनुमस्तिष्क के बारे में आप याद रखें कि ये एक महत्वपूर्ण काम करेगा, शरीर का संतुलन, बॉडी को बैलेंस करने का काम सेरेबेलम का है। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट है उसमें पहला है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बारे में आप याद रखें, पहली बात तो हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि, ये तीनों ब्रेन में ही पाई जाएगी, मस्तिष्क की संरचनाओं के आसपास होगी, या यूं कह सकते हैं स्क्रेनियम या कपाल के अंदर है ये तीनों। हाइपोथैलेमस, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये लैंगिक व्यवहार या सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करेगा, ये भूख प्यास का नियंत्रण करेगा, ये बॉडी के ताप नियमन, टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी मदद करेगा। यह हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पीयूष ग्रंथि को, और इस पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं मास्टर ग्लैंड, और ये मास्टर को भी कंट्रोल करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। और इस हाइपोथैलेमस के बारे में एक चीज और याद रखें, ये तंत्रिका तंत्र जैसे भी काम करेगा, नर्वस सिस्टम के जैसे भी काम करेगा, और अंतःस्रावी या एंडोक्राइन तंत्र की तरह भी काम करेगा। इसलिए इसे ध्यान से सुनिए, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र के बीच की योजक कड़ी हाइपोथैलेमस है, कनेक्टिव लिंक बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, इसके द्वारा ग्रोथ हार्मोन मेनली सेक्रेट होता है, और भी इसके बहुत सारे हार्मोन हैं, लेकिन वृद्धि हार्मोन। पीनियल ग्लैंड, इसको ब्रेन सैंड भी कहा जाता है, इसके लिए एक टर्म और है, बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी भी इसको कहा जाता है, और ये हमारी जो बायोलॉजिकल साइकिल है उसको कंट्रोल करेगा, पीनियल ग्लैंड। और इस पीनियल ग्लैंड के द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम है मिलेटोनिन हार्मोन। ध्यान से देखिए, मिलेटोनिन हार्मोन, तो ये याद रखिए, आप देख लीजिए। तो मैंने तीनों नियम आपको बता दिए हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस,
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दूसरे नंबर का इसका सही आंसर होगा, और इसे युग्मकों की शुद्धता या प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कहा जाता है। एक आपको एलील याद होना चाहिए। एलील का मतलब है एक ही जीन के विभिन्न रूप, डिफरेंट वेरिएंट ऑफ सेम जीन। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है कि जो F1 जनरेशन की या F1 की जो संतान है उसका क्रॉस समयुग्म की अप्रभावी से करवा दिया जाए, होमोजाइगस रिसेसिव से करवा दिया जाए तो इसे टेस्ट क्रॉस कहा जाएगा, और इसका जो अनुपात है वो 1:1 रहता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविता, एक पादप है स्नेप ड्रैगन मिराबिलिस जलाफा, जिसे 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो प्रभावी होता है, जो डोमिनेंट होता है, वो अपना प्रभाव पूरी तरीके से नहीं दिखा पाता। देखिए होता क्या है कि लाल रंग के फूल वाला उसका संकरण व्हाइट कलर के फूल वाले से करवा दिया, तो मेंडल के नियमानुसार ऐसा होना चाहिए कि कैपिटल आर और स्मॉल आर जब आए तो लाल कलर के फूल होने चाहिए, लेकिन लाल कलर की जगह गुलाबी आ गया। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि लाल कलर वाला जो प्रभावी डोमिनेंट था उसने पूरी तरीके से अपना प्रभाव नहीं दिखाया है। एक और टर्म है होमोलोगस ऑर्गन या समजात अंग। इसके बारे में आपको याद रखना है कि ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति, जिनका ओरिजिन समान हो, वो क्या कहलाएंगे? समजात अंग। और इनका फंक्शन या कार्य क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। जैसे मनुष्य के हाथ, जैसे मनुष्य के हाथ का समजात अंग है घोड़े के अग्रपाद, पक्षियों के अग्रपाद, ये होमोलोगस है। एग्जाम में ज्यादातर एनालोगस या समवर्ती अंग पूछा जाता है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। समवर्ती यहां बता देता हूं, एनालोगस। और इस एनालोगस में जो एग्जाम्पल देता है वो है चमगादड़ के पंख और पक्षी के पंख। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? एनालोगस है, समवर्ती है। इनकी उत्पत्ति अलग अलग है, ओरिजिन अलग अलग है, लेकिन काम समान है। मैक्सिमम जनरल साइंस के क्वेश्चन में यही चमगादड़ और पक्षी के पंख एक दूसरे के एनालोगस है, समवर्ती है। और समजात क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया है। आराम से इस क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेड डाटा पुस्तक, बहुत फेमस है। रेड डाटा पुस्तक ये किसके द्वारा प्रकाशित होगी? IUCN। IUCN। एक काम आप और करेंगे, IUCN का पूरा नाम याद रखेंगे। क्लियर है? और इससे जुड़ी जानकारी, रेड डाटा बुक विलुप्तता के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से संबंधित है। एक और है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, इसका मुख्यालय कहां है? नैरोबी में। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 22 मई को विश्व जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी दिवस मनाया जाता है। देख लीजिए। तो हमारे जितने भी टॉपिक थे उनसे एक एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनसे जुड़ी जानकारी मैंने आपको बता दी है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेज है, वो मैं बता देता हूं। और ये टॉप 10 क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आपके लिए बेहद फायदेमंद होंगे। इस क्लास को आप जितनी बार रिवाइज करके पढ़ेंगे, कई बार आप आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं, कॉमर्स के होते हैं, तो साइंस पर उतनी पकड़ नहीं हो पाती है, और मैं चीजों को सटीकता के साथ बताता हूं, तो आपको एक बार में समझ में नहीं आए तो आप दोबारा देखिए, समझ में आएगा। इससे आसान तरीका नहीं है। और ये जनरल साइंस में
ये जो दैच्छिक कॉन्सेप्ट है, आज नहीं तो कल लोगों के समझ में आएगा और आके रहेगा। क्योंकि मैं किस तरीके से बोलता हूं, मैं क्या बोलता हूं, मेरा कंटेंट कैसा है, ये नहीं, आज नहीं तो किसी न किसी दिन ये कंटेंट बोलेगा। क्योंकि आप बहुत बेहतर तरीके से अगर इसको पढ़ के जाएंगे तो बिना किसी कंफ्यूजन के एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक टर्म है एंजाइम, और आपने एक टर्म सुना होगा कैटालिस्ट या उत्प्रेरक, जो अभिक्रिया की दर को कम या ज्यादा कर देते हैं। और अगर उत्प्रेरक सजीवों के शरीर में पाए जाए उन्हें जैव उत्प्रेरक कहते हैं, और इसी को एंजाइम कहते हैं। और एंजाइम की सबसे खास बात है कि अभिक्रिया में भाग लेता है लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहता है। यह अभिक्रिया की दर को, और एंजाइम जनरली अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। सजीवों के शरीर में पाए जाएंगे, अभिक्रिया की दर को बढ़ाएंगे, लेकिन खास बात है स्वयं अपरिवर्तित रहेंगे। एंजाइम। दूसरा एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखो आपको क्या क्या ध्यान रखना है। इन्हें बायोकैटालिस्ट कहते हैं। एंजाइम का दूसरा नाम बायोकैटालिस्ट। ये रिएक्शन की रेट को बढ़ाते हैं, खुद अपरिवर्तित रहते हैं। ये अभिक्रिया की दर में वृद्धि सक्रियण ऊर्जा को कम करके करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्या है सक्रियण ऊर्जा, भूल जाइए, आप तो इतना याद रखें, अगर कोई एंजाइम रिएक्शन की रेट को बढ़ा रहा है तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके ऐसा कर रहा है। इससे जुड़ी जानकारी, कुछ एंजाइम है, देखिए। एमाइलेज एंजाइम किसको पचाएगा? कार्बोहाइड्रेट को। पेप्टाइडेज किसको? प्रोटीन को। लाइपेज किसको? वसा को। और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वसा का पाचन किसके द्वारा? लाइपेज। प्रोटीन का पेप्टाइडेज, और कार्बोहाइड्रेट का एमाइलेज द्वारा। जब कार्बोहाइड्रेट का एमाइलेज द्वारा पाचन होगा तो ग्लूकोज बनेगा, प्रोटीन का पेप्टाइडेज द्वारा पाचन होगा तो अमीनो अम्ल बनेगा, और फैट का लाइपेज द्वारा पाचन होगा तो क्या बनेगा? फैटी एसिड, वसी अम्ल, और साथ में ग्लिसरॉल। ये भी पूछा गया है। तो ये एंजाइम के बारे में जानकारी, जनरल साइंस के ये 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप जितनी बार हो सके रिवाइज करें। और इस क्लास पर आपका फीडबैक, इस क्लास को आप कितना पसंद करते हैं, कितना शेयर करते हैं, उसके अकॉर्डिंग मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और आगे इस तरीके के 10-10 क्वेश्चन और मैं आपको प्रोवाइड करवा पाऊं तो आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, देखेंगे, और आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे।